तो मिडिल ईस्ट में इस समय हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण हैं और इन तनावपूर्ण हालात को लेकर चर्चा हम करेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर आपका। मोहम्मद अली शाह साहब, इसको किस तरीके से आप समझाएंगे दर्शकों को, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से हालात पूरे मिडिल ईस्ट में है बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। यहां पर अब सीरिया में अपनी मौजूदगी इजराइल ने एक बार फिर से अपने तरीके से दर्ज कराई और जाना भी जाता है इजराइल इसे लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये इतिहास भी रहा है इजराइल का। चाहे बात आप लेबनान में हिजबुल्लाह की कर ले या फिर यमन में हूती की कर ले, जहां भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है अपने हिसाब से कराता है। तो सीरिया भी अब एकमात्र टारगेट यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का। सुन पा रहे हैं आप मोहम्मद अली शाह साहब? तो एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जी बताइए। जी 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 मैं सुन पा रहा हूं आपको। अली शाह साहब जी बिल्कुल, आपने प्रश्न सुना। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि मिडिल ईस्ट में समझ गया मैं। देखिए, ये बयान एक तो जो नेतन्याहू का बयान आता है कि वो सीरिया पे पूरा कंट्रोल जमाएंगे, इसे सीरिया के लोग अंदर जो विरोधी पार्टी है वो भड़क गया है इस बयान से। अब बात ऐसी है, ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने $1 अरब इजराइल को देने का ऐलान किया है। तो इससे भी और भी कुछ सवाल ये सामने आ रहे हैं। ये सवाल ये है, क्या इससे इजराइल के हमले और भीषण हो जाएंगे? क्या जो बाइडेन साहब मिडिल ईस्ट में वो जंग रुकना नहीं चाह रहे? पहले यूक्रेन को क्या मदद दे दे के, हथियार, गोलीबारी, असला दे के बर्बाद, क्या अब वही हशर यहां पर करेंगे? तो इजराइल को मदद देंगे, लेकिन मगर देखिए, यूक्रेन के पास दमखम नहीं था रूस से लड़ने का। इजराइल के पास पूरा दमखम है, सब कुछ है इजराइल के पास। अमेरिका ने फिर भी ऐलान किया है कि वो $8 अरब इनको देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 तारीख में आने वाले हैं, कुर्सी संभालने वाले हैं, स्वेरिंग की होने वाली है। तो जब नई सरकार आएगी तो वो अंडू तो नहीं कर पाएंगे एकदम से जो बाइडेन ने किया है। अब जब नेतन्याहू ऐसा बयान देंगे कि सीरिया में जो वो कहें वैसा चलेगा, उनकी मर्जी के मुताबिक चलेगा, हो सकता है जो सरकार अभी सीरिया में है, जो कि माना जाता है कि जो बागी आए थे सीरिया के अंदर सरकार में, वो मान ले नेतन्याहू की बात, वो मान ले वेस्टर्न पावर अमेरिका की बात, वो मान ले। मगर अंदर जो विद्रोही ग्रुप है, जो प्रोटेस्ट चलेंगे, वो तो भड़क गए हैं, जाहिर सी बात है। तो इसमें दो बातें सामने आती हैं। अगर वाकई में नेतन्याहू जो कह रहे हैं सही चलेगा तो उनको कहने की जरूरत नहीं, तो वो चलता उनके मुताबिक, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं चलता है तब आपको कहने की जरूरत है, और आपको मालूम होगा कि इस बयान से फिर विरोधी पार्टी भड़केंगी, कोई भी कहीं पे भी हो, भड़केंगे बिल्कुल। तो मगर एट द एंड ऑफ द डे यही होगा, ये बात फैक्ट है। वैसे क्योंकि नेतन्याहू और इजराइल का जो हाथ है सीरिया की नई सरकार के ऊपर, जो मदद उनको मिली है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ, उनके विरोध तो जाएंगे नहीं वो सरकार, नई सरकार। मगर ऐसे बयानबाजी करना, हवा में कर देना, ये उछाने वाली बात है, उसे भड़केंगे ऑपोजिशन पार्टी और सीरिया के अंदर बवाल पैदा होएगा फिर। लेकिन यहां पर अमेरिका की टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब सीरिया के अंदर पूरा घटनाक्रम देखने को मिला तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द वॉल अमेरिका को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। अब ऐसे में क्या अमेरिका की भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ रही है इस प्रकरण को लेकर? क्योंकि अगर यहां पर सीरिया और इजराइल में गतिरोध चलता रहा तो अमेरिका को मध्यस्थता करने की बेहद ज्यादा जरूरत पड़ेगी इन दोनों देशों के बीच में। जी देखिए, अगर अमेरिका जैसे अमेरिका इजराइल को ऐसे मदद देता रहा और इजराइल सीरिया के बारे में ऐसा बोलता रहा, तो जाहिर सी बात है सीरिया के अंदर ही एक तनाव, एक फूट जाएंगे लोग वहां पे कि भाई हम तो कठपुतली बन गए इजराइल के। और जो अरब राष्ट्र हैं वो जाहिर सी सब जानते हैं कि वो इजराइल को, यहूदियों को लाइक नहीं करते हैं। तो यानी कि जो अरब राष्ट्र हैं वो बन जाएंगे सीरिया के खिलाफ। तो अरब राष्ट्रों को सपोर्ट नहीं मिलेगा सीरिया का। एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो नेतन्याहू की बात यहाँ पर भी, उसके पीछे बड़ा प्लान ये होगा कि सीरिया को बाकी अरब राष्ट्रों का सपोर्ट ना मिले। वो समझे कि सीरिया इजराइल का पुतली है। तो हालांकि सब जानते हैं ये नई सरकार जो आई है ये सपोर्टेड है बाय इजराइल,
लेकिन जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर जब नेतन्याहू जब ये बयान देंगे तो वाकई पूरे जो अरब राष्ट्र हैं ये सपोर्ट नहीं देंगे फिर सीरिया को। जी। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए बेंजामिन नेतन्याहू की, अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उसके बाद आपको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब की महत्वाकांक्षाएं अब पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि सबसे पहले लेबनान में हमने देखा किस तरीके से हिजबुल्लाह को एक तरीके से उन्होंने साइडलाइन किया। हालांकि गतिरोध अभी भी लगातार जारी है। आप गाजा में हमास की बात कर ली जाए या फिर यमन में हूती विद्रोहियों की बात कर लें। अब सीरिया की अगर बात हम कर रहे हैं तो सीरिया को लेकर क्या महत्वाकांक्षाएं सीरिया समेत पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर ज्यादा हो चुकी हैं बेंजामिन नेतन्याहू की? देखिए, अगर सीरिया को देखा जाए तो महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल थोड़ी बढ़ चुकी है, उनका हौसला बढ़ा है। हाँ, सीरिया बिल्कुल। पे जब से बागी सरकार आई है जो हाँ। कि इजराइल को फेवर करती है, इजराइल का पक्ष रखती है, तो बिल्कुल उनका मोराल तो बूस्ट हुआ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो एक वजह वो भी है, फिर अमेरिका की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। 8 हाँ। अरब करोड़ डॉलर का 8 अरब करोड़, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बिल्कुल। 8 अरब बिलियन डॉलर का एड मिला है इजराइल को, ऐलान किया है अमेरिका ने, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी फिलहाल इन्होंने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कुछ बचा ही नहीं गाजा पट्टी में। उनके जो राष्ट्रपति हैं गाजा पट्टी के, उन्होंने खुद कहा था, अब्बास साहब ने बोलता कि कुछ बचा ही नहीं है गाजा पट्टी के अंदर। तो एक तो गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, इसके अलावा सीरिया में इनकी बागी सरकार आ गई जो कि बैक्ड बाय इजराइल है। फिर अमेरिका ने भी ऊपर से तीसरी वहां से भी एक बड़ा वार कर दिया, एक बड़ा खेल दिया कि 8 अरब बिलियन डॉलर का एड वो इजराइल को देगी। तो इजराइल का अभी पूरा दमखम है, वो तबातोड़ हमले करेगी, लेकिन ठीक है, इंसानियत के तौर पे इंसानियत की बात यह है कि हमले कहीं पे भी हो, खून खराबा कहीं पे भी हो, नहीं होना चाहिए। यह गलत बात है, क्योंकि मरेंगे कौन फिर? मरेंगे इंसान। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले कुछ समय में भी देखा सिविलियंस को तो हर जगह ही चोट आई है जहां भी इस तरीके के गतिरोध देखने को मिले। आप उदाहरण के तौर पर लेबनान की बात अगर कर ले, चाहे सीरिया की उसमें बात कर ली जाए, सिविलियंस को लेकर तो नुकसान हमेशा होता है, सिविलियंस हमेशा मरते हैं। इसीलिए तो चर्चा करना बेहद ज्यादा लाजमी हो जाता है कि जब इस तरीके की नेगेटिव ताकतें अपनी जड़ें फैलाती हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा एक साइड में सिविलियंस भी भुगतते हैं उसका। आपने एकदम दुरुस्त बात करी है। देखिए, क्योंकि मैं फौज में रह चुका हूं, तो मेरे सबसे मुश्किल काम मैंने फौज में क्या किया था, ये नहीं कि सरहद पे खड़ा हुआ था वहां पे बिल्कुल दुश्मन की गोलियां के आसपास, नहीं। मुश्किल काम मैंने फौज में किया था जब मैं किसी घर पे फोन करता था और बतलाता था कि आपका बेटा, आपका पिता, आपका भाई, आपका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये तकलीफ क्या होती है, ये दर्द क्या होता है, ये दुख क्या होता है, ये मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। और एक फौजी आदमी होने के बाद नाते मैं ये बोलूंगा कि जंग के बाद क्या होता है ना, एक बाप इंतजार करता है अपने बेटे का, एक मां इंतजार करती है बेटे का, एक बहन इंतजार करेगी अपने भाई का, एक भाई इंतजार करेगा अपने भाई का, एक दोस्त इंतजार करेगा अपने दोस्त का। जो सियासत लड़ते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो बाद में डिप्लोमेसी के तौर पे नुकसान होगा आम आदमी का। तो जो सत्ता में है वो तो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, उनको कुर्सी पे मिलेगी। प्रेसिडेंट जेलेंस्की, चाहे रूस और यूक्रेन की जो बात हो, चाहे इजराइल, लेबनान, ईरान, चाहे चाइना, ताइवान, कहीं पे भी हो, भाई जो सत्ता में बैठे हैं अपनी कुर्सी पे वो तो बैठे, उनकी तो कुर्सी महफूज है। हाँ। जो आम आदमी है वो रोएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। पाकिस्तान में मजाक बन चुका है। देखिए, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो बेवकूफ बना रही है लोगों का वहां पे। बिल्कुल, वो वहां सत्ता संभाल के कुर्सी पे शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हैं मस्त होके, बिल्कुल वहां पे भूखे मर रहे हैं लोग, लेकिन जो लीडरशिप है वो, बिल्कुल आप हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान की लीडरशिप बड़ी अच्छी है। तभी हिंदुस्तानी कहीं पे भी विदेश जाए, हिंदुस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू आज की तारीख में ऐसी है कि बाहर के विदेश के लोग देखते हैं इंडिया से आए हो तो बहुत खूब इज्जत करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। पिछले कुछ समय में इस पूरी दुनिया पर भारत ने अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल बात अगर इजराइल की हम कर रहे हैं तो ये भी बेहद ज्यादा एक चर्चा का विषय हो जाता है, चर्चा का केंद्र बन जाता है। क्योंकि देखिए, इजराइल भले ही अमेरिका से सपोर्ट हो,
भले ही अमेरिका से यहाँ पर अरबों डॉलर की जो मदद है वो इजराइल को दिन प्रतिदिन की जा रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा का केंद्र यह भी बन जाता है मोहम्मद अली शाह साहब कि इजराइल इन सभी फ्रंट्स पर लड़ तो अकेला रहा है ना। आप चाहे कितना भी उसे सपोर्ट कर दीजिए, कितना भी बिहाइंड द वॉल उसे सपोर्ट कर दीजिए, कितने भी अरबों डॉलर की मदद आप उसे दे दीजिए, लेकिन लड़ तो अकेला इजराइल ही रहा है तमाम फ्रंट पर। लेबनान की आप बात कर लें, हिजबुल्लाह की आप बात कर लें, लेबनान में हिजबुल्लाह, अब गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से एक जंग लड़ी जा रही है, हालांकि वो अंतिम चरण में, यह एक अलग बात है। अब सीरिया की बात कर लें तो तमाम फ्रंट्स पर इजराइल अकेला ही उलझा हुआ इन तमाम देशों से। अब ऐसे में अगर बात करें तो आने वाले समय में इजराइल के लिए इन तमाम फ्रंट्स पर अकेले इंडल्ड रहना इनटू द वॉर क्या मायने रखता है सर? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी है और आपका कहना बिल्कुल सही है, जरूर सच्ची है आपका कहना। देखिए, बात ऐसी है कि मैं ऐसा देख रहा हूं कि इजराइल जो 7 अक्टूबर को 2023 में जो हुआ, जो हमस ने किया इजराइल में, सरासर गलत किया और हमस को वो बंधक छोड़ देने चाहिए जल्द से जल्द। फिर अमेरिका ने भी अपने कमांडो भेजे थे, तो नहीं तो छोड़, वो तो अपने बंधक ठीक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमस को और ज्यादा भुगत चुके हैं, और ज्यादा जो मासूम है, खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो निहत्ते हैं, जो सिविलियन हैं, खामियाजा भुगतेंगे वो। तो ऑलरेडी गाजा पट्टी इजराइल आपने कहा अकेला लड़ा है, बिल्कुल एकदम अकेला लड़ा है, लेकिन किसके खिलाफ? देखिए, जो जिस तरीके से 40,000 से ज्यादा ऊपर, मैं तो गिनती छोड़ चुका हूं, 40,000 ज्यादा ऊपर के लोग तो गाजा पट्टी में मर चुके हैं, खत्म, खात्मा, गाजा पट्टी में कुछ नहीं बचा। तो निहत्तों पे मारा, जो हमस के लोग हैं उनको मारो, चुन चुन के मारो, अच्छे से मारो। और जाहिर सी बात इन्होंने खोल रखी है हमस के लोगों ने, अस्पतालों के नीचे, स्कूल के नीचे, गाजा पट्टी में। इजराइल जो तकनीकी में इतना आगे है, सी वाटर डालो, गैस आउट करो, कुछ भी करो, वो कुछ डिजाइन कर सकता है इनको यहां से निकाल के खदेड़ने में। जी मोहम्मद अली शाह साहब, एक छोटा सा रिप्लाई आपसे चाहूंगा मैं, एक छोटा सा आंसर कम शब्दों में बताइएगा, बहुत ब्रीफ में, कि अभी फिलहाल तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो मिडिल ईस्ट में प्रभावी नजर आती हैं और आप इससे बखूबी वाकिफ भी हैं। ईरान की तरफ से लगातार अब इन ताकतों का जो है समर्थन किया जाता है। हमने देखा कि हिजबुल्लाह की आड़ में किस तरीके से लेबनान को सपोर्ट किया गया ईरान की तरफ से, हालांकि उसके बाद ईरान पर तमाम सवाल निशान भी खड़े हुए थे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी, क्या ईरान इस तरीके की ताकतों का समर्थन करता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो सपोर्ट लगातार इजराइल को दिया जा रहा है, इजराइल की तरफ से लगातार इस्लामिक कंट्रीज, चाहे उसमें आतंकवाद को निशाना बनाना ही एक कारण क्यों ना हो, लेकिन है तो वो इस्लामिक कंट्रीज ही, तो कहीं ना कहीं एक ये इनडायरेक्टली संदेश भी है कि एक जो धाक बढ़ रही है, प्लीज आप थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाइए। जी, इसमें देखिए, ये जो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि 100 साल से ऊपर तक ये जंग चलती आ रही है। अब्राहम अकॉर्ड हुआ, इसमें कई सारे अकॉर्ड, कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए। 1967 में जो 6 दिन का युद्ध हुआ, बिल्कुल, तो ये युद्ध चलता आ रहा है। क्या इसका अंत अभी होने वाला है? मैं सबसे बड़ा प्रश्न जो दिल होता है कि युद्ध कहीं पे भी हो, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मैं अंत नहीं देख रहा हूँ इसका अभी फिलहाल। चाहे अमेरिका इजराइल की मदद करे या नहीं करे, अमेरिका इजराइल की मदद करेगी। इजराइल तो क्या लड़ा है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन ये बात है अगर वो ना भी उनसे मदद ले, तब भी इजराइल के पास इतना दमखम है, उनकी मिलिट्री अव्वल दर्जे की मानी जाती है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरर भी है, डिफेंस प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जंग रुकवा सकते हैं 20 तारीख के बाद, जब वो आएंगे सत्ता में, तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का करिश्मा क्या करके दिखाते हैं वो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है, माफी चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, जुड़े आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ऐसे में देखने की बात यह है कि आने वाले समय में सीरिया क्या एक और बड़ा फ्रंट बन जाएगा इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी तीनों तरफ से इंडल्ड है इनटू दी वॉर। अगर सराउंडिंग्स में आप देखेंगे, बात यहां पर लेबनान की कर ली जाए, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और गाजा में हमस। अब क्या सीरिया में ये हूती विद्रोही या फिर विद्रोही जो संगठन है, क्या एक नया फ्रंट खड़ा कर देंगे इजराइल के लिए वॉर के रूप में, भविष्य के घर में? चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम वॉर जोन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।